तो ये EMW वाला सब सॉल्व किए थे बुकलेट, और बोले थे एनसीईआरटी उसी दिन खत्म कर लेने के लिए। बोलो। नहीं किया है सब, इसका मतलब आसान सा टॉपिक है, कुछ पार्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उस चीज को। और जेई मेंस में हर पेपर में एक क्वेश्चन उस चैप्टर से है, क्योंकि वो चैप्टर जेई एडवांस में नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है कि कौन कौन सा चैप्टर जेई एडवांस में है और नहीं है। तो जो जो चैप्टर नहीं है जेई एडवांस में, उससे जेई मेंस में क्वेश्चन दिया ही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, और एक क्वेश्चन फिक्स। ठीक है, तो उसको कर लेना जरूरी से। ठीक है, जैसे वो चैप्टर हो गया। फिर सेमीकंडक्टर आएगा। सेमीकंडक्टर भी एडवांस में नहीं है, तो उससे भी हमेशा एक क्वेश्चन रहता है। एसएचएम में बोले थे कि एसएचएम जो हम लोग उतना लंबा चैप्टर पढ़ते हैं और लास्ट में जो डैम्पिंग वाला केस है उसको छोड़ देते हैं, वो मेंस में है लेकिन एडवांस में नहीं है। तो उससे भी एडवांस मेंस वाले पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, यानी जो जो चैप्टर एडवांस में के सिलेबस में नहीं है, जो जो टॉपिक मेंस में है एडवांस में नहीं है, उसको टच किया ही है। यानी कि छोटा छोटा चैप्टर है, मान लेते हैं 10 टॉपिक है, उससे 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 बहुत होता है। ठीक है, तो इन सब चैप्टर्स पे ध्यान देना है कि कौन कौन सा टॉपिक जो है जेई मेंस के लिए है और एडवांस में नहीं है। एडवांस का सिलेबस कम है, मेंस का सिलेबस ज्यादा है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। पी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, फुल फॉर्म अगर बोला जाए तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसमें जनरली हम लोग लाइट के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं उस चीज पे थोड़ा बहुत कहानी है, और कहानी पहले भी सुने हो, फिर भी ऐसे ही जल्दी जल्दी में ही खत्म करें। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले, जैसे कि लाइट के बारे में चर्चा था कि अगर हमारे पास जो लाइट आता है, तो शुरू शुरू में इसको लोग वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों में घमासान युद्ध हुआ करता था। कुछ लोग बोलते थे, साइंटिस्ट कहीं बात कर रहे हैं, आम आदमी का कौन सुनता है। कुछ लोग बोलते थे कि लाइट जो है वेव नेचर शो करता है, और उनका कहना भी सही था। जैसे कि मैक्सवेल की बात करें, जो भी जस्ट टीएमडब्ल्यू हमने खत्म किया है, तो उसमें देखे कि मैक्सवेल का थ्योरी को अगर हम माने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ही बन चलता है, वेव ही माने हो तो उनके हिसाब से जो है लाइट जो है ये वेव नेचर ही। तो वेव नेचर के लिए डायफ्रैक्शन पढ़ते हैं, पोलराइजेशन, ये सारी चीजें जो एक्सप्लेन होती हैं ये वेव नेचर से एक्सप्लेन होती हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें जो आई थी इससे आया वेव नेचर, लोग मान भी चुके थे कि भाई लाइट जो है वेव नेचर ही शो करता है। उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और हुए, उसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक था। तो इससे पता चला कि वेव से ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, ये जो एक्सप्लेन हो रहा था पार्टिकल से एक्सप्लेन हो रहा था। ठीक है, तो इसी लड़ाई के बीच में कुछ लोग पहले से ही बोल रहे थे कि वेव है पार्टिकल है, वेव है पार्टिकल है। आइंस्टाइन के इक्वेशन के बाद बोले कि वो पार्टिकल है। बाद में फिर सब लोगों को समझौता किए, बोले कि भाई न वेव है न पार्टिकल है, ये दोनों नेचर शो करता है, लड़ाई झगड़ा किस बात का। तो बोला गया कि लाइट जो है ये डुअल नेचर शो करता है। ठीक है, ये दोनों नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर के बारे में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो भी स्पेक्ट्रम पढ़े थे उसमें विजिबल था, जो भी था सारा कुछ वेव नेचर की तरह है। उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है लाइट, और ये चीज जो है पार्टिकल है। यानी कि हम सिर्फ लाइट के लिए ही भले बोल रहे हैं, लेकिन ये हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए वैलिड है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, जो स्पेक्ट्रम हम लोगों ने पढ़ा था, वो सब वेव प्लस पार्टिकल दोनों नेचर शो करते हैं। तो उसी में पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म कहा गया, यानी कि
इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि अगर हम देखते हैं तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में अंतर क्या है। तो देखे होंगे कि अगर हम स्ट्रिंग को झटका देते हैं तो वो जो झटका यानी कि उसका जो एनर्जी होता है एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच जाता है। या फिर वाटर है, उसमें अगर कहीं भी पेबल्स या स्टोन्स धीरे से ड्रॉप करते हैं तो वहां का जो डिस्टरबेंस होता है वो किनारे तक पहुंच जाता है। ठीक है, यानी कि हम बोलते हैं कि वो जो नेचर है वेव की तरह है, यानी कि एक जगह हम डिस्टर्ब के अगले पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हुए एक छोर से दूसरे छोर पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो वो बोले कि वो जो है वैसा जो डिस्टरबेंस एनर्जी पहुंचा रहा है एक जगह से दूसरे जगह तक, उसको हम लोगों ने बोला कि वेव है, वेव नेचर। वेव एक्चुअली में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को ही बोलते हैं। पार्टिकल वाला फिर क्या है, तो जैसे कि अगर हमको किसी का सर फोड़ना हो तो हम पत्थर उठाते हैं, सर पे दे मारते हैं। ठीक है, तो पत्थर जाके सर पे लगा, सर फूटा, तो पत्थर ने क्या किया कि एनर्जी ले जाके सर को दिया। ठीक है, तो पत्थर के साथ साथ एनर्जी, यानी कि जो पार्टिकल था अपने साथ एनर्जी लेके गया। तो ऐसा जो नेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल नेचर। तो लाइट के बहुत सारे बिहेवियर जो है वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं, बहुत सारे बिहेवियर जो है पार्टिकल नेचर से भी एक्सप्लेन होते हैं। इसलिए कहा गया कि ये जो है डुअल नेचर शो करता है। और लाइट है तो लाइट यानी विजिबल रीजन वाले को बोल रहे हैं, नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात हो रहा है। तो हम लोग इस चैप्टर में जनरली पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, और पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए फाइन हुआ फोटो। ठीक है, इस पार्टिकल नेचर को ही एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म डिफाइन हुआ, फोटोन। यानी फोटोन क्या कहा गया, जैसे हम लोग जनरली जब पत्थर स्टोन की बात कर रहे हैं तो स्टोन अपना कोई एनर्जी दिए एक जगह से दूसरी जगह ले गया। ठीक है, लेकिन अगर लाइट आ रहा है, सनरेज ही हम मान ले, सनरेज अगर आ रहा है तो पत्थर तो नहीं गिर रहा है, अगर खड़े रहते हैं सर पे ऐसा गिरता हुआ कुछ हमको नजर नहीं आता है। तो हम वहां पे बोले कि एक ऐसा पार्टिकल है जिसका नाम बोला गया कि फोटोन। इसका रेस्ट मास को जीरो माना गया, इसका मास को जीरो माना गया, नहीं रेस्ट मास जीरो माना गया। और बोला गया कि यही जो है पैकेट ऑफ एनर्जी है, और ये आके लाइट के साथ साथ जो है जो रेज आ रहे हैं उसके साथ साथ ये भी आ रहा है। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट माना गया क्वांटम फिजिक्स के लिए कि जो फोटोन है वो पैकेट ऑफ एनर्जी है, रेडिएशन में ये पाया जाता है। यानी कि अगर कोई भी रेडिएशन का बात कर रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी होता है वो फोटोन के फॉर्म में ही होता है। और फोटोन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी। यानी कि जैसा पत्थर होता है मूव कर रहा है या तीर बरसा रहा है, तीर के साथ एनर्जी जा रहा है, वैसे के साथ जा रहे हैं तो फोटोन हमको दिख नहीं रहा है, उसका रेस्ट मास जीरो होता है और वो एनर्जी जो है कैरी करता है। तो हम बोल सकते हैं इसको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल like discrete bundles और पैकेट इसको बोल सकते हैं ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं क्वांटा। ठीक है, क्वांटा भी बोला जाता है, क्वांटा ऑफ एनर्जी, फोटोन क्वांटा एनर्जी के टर्म में बोल दिया जाता है, नहीं तो फोटोन। तो फोटोन से हम बोल रहे हैं कि अगर हम पार्टिकल नेचर की रे का लाइट का पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि जो पार्टिकल नेचर हम कह रहे हैं तो उस पार्टिकल को हम मान रहे हैं कि फोटोन है। यानी कि फोटोन जो है एनर्जी लेके घूम रहा है, और वो कोई ऐसा जो पत्थर ईट जैसा कोई फिजिकल पार्टिकल नहीं है, बल्कि पैकेट ऑफ एनर्जी है।
अगर इसका प्रॉपर्टीज का बात किया जाए, प्रॉपर्टीज अगर हम फोटोन का बात कर रहे हैं तो सबसे पहला कि ये चीज तो है कि इसका रेस्ट मास जो होता है, रेस्ट मास एम नॉट हम लिख रहे हैं, ये 0 होता है। रेस्ट मास 0, तो हम चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़ते वक्त एक चीज पढ़े थे कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। तो अगर फोटोन के पास मास नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये चार्जलेस होता है, चार्जलेस पार्टिकल होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज की प्रॉपर्टी में कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। तो अगर फोटोन के पास मास ही नहीं है तो चार्ज नहीं होगा। सेकेंड, इसी चीज में, लेकिन अगर इसके पास स्पीड रहा तो कुछ मास का अगर हम बात करेंगे तो एम नॉट ही 0 है। तो अगर ऐसा बोला जाए कि वी बाई सी का होल स्क्वायर है तो इस केस में एम क्या आएगा? दिख रहा है कि एम नॉट ही 0 है, रेस्ट मास ही 0 है, तो एम 0 ही होगा। ठीक है। सेकेंड, इट मूव्स विथ a speed of लाइट, स्पीड ऑफ हम लोगों ने माना है c, उसी से स्पीड से ये भी मूव करता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव का स्पीड है, इसका स्पीड है, सब सेम ही। ठीक है, इतने स्पीड से ये मूव करता है, रेस्ट मास इतना है। एक चीज और, अगर ये चार्जलेस है, चार्जलेस पार्टिकल है, तो इस पे ये पूछा जाता है कि अगर हम इस फोटोन को किसी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेंगे तो डेविएट होगा या नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर बॉडी के पास चार्ज है तभी उस पे फोर्स लगेगा। तो अगर ये चार्जलेस है तो हम इसको बोल सकते हैं कि अनडेविएट्स या फिर डज नॉट डेविएट्स इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज ही नहीं है तो डेविएशन, तो डेविएट नहीं होगा इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। थर्ड, यूनिवर्सल है किसी भी फॉर एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के लिए, कैसा भी पार्टिकल हो, उसका एनर्जी अगर हम लिखते हैं तो एनर्जी का स्क्वायर इक्वल टू होता है एम नॉट सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर इक्वेशन बहुत जगह देखे होंगे। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल के लिए जो एनर्जी होता है एम नॉट सी स्क्वायर प्लस पी इंटू सी का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे P जो है मोमेंटम है, C जो है यानी कि E हम बोल रहे हैं टोटल एनर्जी, M नॉट जो है रेस्ट मास, P जो है मोमेंटम और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर ऐसा दे रखा है तो ये किसी भी पार्टिकल के लिए एनर्जी का इक्वेशन होता है। ठीक है, किसी भी पार्टिकल के लिए हम लोग ये एनर्जी का इक्वेशन मानते हैं। हियर एम नॉट इज 0 यानी कि फॉर फोटॉन्स, फॉर फोटॉन्स, अगर हम फोटॉन्स की बात करें तो है, तो अगर हम यहाँ से बोले तो एनर्जी लिखेंगे तो हमको दिख रहा है पीसी। ठीक है, तो यहाँ से फोटोन का मोमेंटम अगर लिखेंगे तो एनर्जी बाई सी होता है। ठीक है, और चूंकि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है तो ऑल्सो एनर्जी ई इक्वल टू हम लोग लिखते हैं एच बाई लैम्डा के टर्म एच इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, न्यू है, हम इसको ये लिख एच है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो इसी में हम लिख दे रहे हैं ई को अगर हम एच सी बाई लेमडा रखेंगे तो इसको एच बाई लेमडा भी बोल सकते हैं।
ठीक है, नहीं कि मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा है। फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हैं, वो एनर्जी को एच न्यू बोल देते, तो हम मोमेंटम को एच न्यू बाई सी कह सकते हैं। तो ये चीज होता है कि फोटोन का एनर्जी। ठीक, अगर हम फिफ्थ पॉइंट का बात करते हैं, फोटोन का, अगर हम लोग मोमेंटम का बात करें, एनर्जी का बात करें, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म में ही बात करें। ठीक है, ये जो हम बोल रहे हैं मास, ये सब के बारे में, जैसे कि हम लोग एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर ये सब चीज लिखते थे, या फिर मोमेंटम एम बी, ये सब नहीं लिखते हैं क्योंकि उसका मास, रेस्ट मास 0 होता है। इसलिए हम लोग लेमडा स्टेप के टर्म में देखें तो एक लाइन और लिख देते हैं। एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट E इज इक्वल टू एच सी, एच भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, तो इसको हम लोग लिखते हैं 12400 बाई लेमडा। ठीक है, इसको एंगस्ट्रम में रखेंगे तो इसका यूनिट आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एनर्जी को अगर लेमडा के दिया रहेगा, सॉल्व करने के लिए हम लोग ये चीज यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट एच इंटू सी का वैल्यू यूज करेंगे। एच इंटू सी जो आता है 12400 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग को कैलकुलेशन दिया तो यहाँ से इस बात का ध्यान रखना है कि एंगस्ट्रम में रखना है, नैनोमीटर में करना होगा तो जीरो उसी हिसाब से ऊपर नीचे चेंज कर लेना है। ठीक है, ये चीज। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इस बारे में अगर हम थोड़ा सा बात कर लें, तो यहाँ पे एच जो है जिसको हम बोल रहे हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.63 लिखते हैं या 62 लिख लेते हैं, तो हम 63 लिखते हैं, 10⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आता है एच, जूल सेकेंड पर सेकेंड। ठीक है, जूल सेकेंड, ये चीज है एच का वैल्यू। ठीक है, अगर हम एनर्जी का बात करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, उस चीज को हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं ये कंडक्टर है, अगर हम इसको किसी भी बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो इसके क्रॉस अगर हम बोले तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल V। तो इलेक्ट्रॉन अगर हम मान लेते हैं, चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की टर्म में बात करें या फिर ये पॉजिटिव के टर्म में हम बात कर रहे हैं, तो इस यहाँ पे होगा तो उसके पास जो एनर्जी होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एनर्जी E इंटू वी है, यहाँ जब चला जाएगा तो उसके पास एनर्जी जो हो जाएगा 0। तो ये जो चार्ज E है, क्यू बोलते हैं इसको, V पोटेंशियल डिफरेंस से यहाँ आने में इसका एनर्जी 0। अगर हम उल्टा सोचते, इलेक्ट्रॉन का सोचते, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 था वेलोसिटी, यहाँ तक आते आते उसके पास जो एनर्जी आता, तो यहाँ पे डेल्टा यू अगर हम देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है E इंटू वी। ठीक है, तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बात कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम 1 वोल्ट डिफरेंस से अगर हम उसको एक्सेलरेट करते हैं, चार्ज करते हैं, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस चीज को हम लोग बोल देंगे, अगर ये भी 1 वोल्ट है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ठीक है, तो इस चीज को, यानी कि एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन जो है रेस्ट पे था, उसको हम दिए, हम इस मास के टर्म में लिखते तो हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू जो वेलोसिटी है तो उसके टर्म में लिख सकते थे। खैर, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का अगर बात समझ रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम ये चीज बोल रहे हैं, इसको जूल में लिखेंगे तो 1.6 इंटू 10 का पावर -9 जूल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है, तो ये चीज यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर हम रिलेशन देख रहे हैं तो ये चीज आता है।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतना जूल। तो इस एक जूल को अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म में हम कन्वर्ट करना चाहें, यहाँ से 1 जूल इक्वल टू कर सकते हैं, पुट करके रख लेंगे। C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ होता है, सॉल्व करते हैं तो मिलता है, तो सब कर सकते हैं। बाकी हमको 1 to 4 कहीं 3 2 आगे दिया रहता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए 1 to 400 हम ले रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 to 4 के बाद 00 ही आता है। कोई बुक देखोगे तो 1 to 4 to 1 1 2 ऐसा कुछ लिखा मिल जाएगा। तो 12400 बाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का रिलेशन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। कितना पॉइंट हुआ था? 3। फोर्थ पॉइंट के बारे में कि हमको दिख रहा है कि फोटोन जो है, ठीक है, फोटोन एनर्जी है, अगर किसी सरफेस पे आके पड़ रहा है तो उसको फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसलिए हम लोग इसको कभी कभी ये भी बोल देते हैं, फोटोन इज ऑल्सो नोन एज फोर्स कैरियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, फोटोन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फोर्स कैरियर की तरह भी हम बोल देते हैं कि फोर्स कैरियर है, अपने साथ एनर्जी है ले जा रहा है, यानी कि फोर्स है। फोर्स और एनर्जी में डायरेक्ट का रिलेशन है, तो एनर्जी कैरियर क्वांटा बोल देते हैं या फिर फोर्स कैरियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा बहुत फोटॉन्स के बारे में कि फोटोन क्या होता है। फोटोन ही जो है रिस्पॉन्सिबल है लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को पार्टिकल की तरह ट्रीट करने का। ठीक है, यानी कि अगर बरसात के टाइम में ओले पड़ते हैं तो ओला पार्टिकल गिरता हुआ हमको नजर आता है। ठीक है, तो वैसा ही समझ सकते हो कि सन रेज जब आ रहा है तो वैसा ही पार्टिकल गिर रहा है, लेकिन वो फोटोन के फॉर्म में है और वो फोटोन को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, उसका रेस मास 0 है, मास 0 है, ये सब। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखें। अब ये था थोड़ा बहुत कि पार्टिकल नेचर कैसे समझेंगे उस चीज का। अब नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कहानी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है उस फोटो इलेक्ट्रिक मिशन, या फिर इसको ऐसे देखते हैं। ठीक है, किसी भी हम सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई सा भी अगर हम हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? हेलो कट कट सर, के आ बीच रहा। बीच में आवाज कट रहा है। अच्छा, अभी आ रहा है ना? ठीक है, जहाँ कटेगा वहां बोल देना, फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर है यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको बोल रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये तो हम जानते हैं कि कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे होते हैं फ्री टू मूव होते हैं। लेकिन क्या हम इसको इस मटेरियल से बाहर निकाल सकते हैं? जैसे कि इसका अगर हम बात करते हैं तो ये तो हम बोलते हैं कि ये जो है फ्री टू मूव होता है, मूव इनसाइड कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के अंदर में ये फ्री टू मूव है। लेकिन अगर हम इसी एक इलेक्ट्रॉन को ऐसा बाहर निकालना चाहें, ठीक है, इफ वी मूव आउट
एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम इस मेटल, इस कंडक्टर से बाहर निकालना चाहते हैं तो क्या निकल जाएगा? ठीक है, उसी चीज पे बात है कि इलेक्ट्रॉन को हम बोल रहे हैं फ्री है, लेकिन वो फ्री इनसाइड में ही है, अंदर में ही फ्री मूव करने के लिए है। लेकिन अगर हम उसको बाहर निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो हमको कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर ऐसा हम करते हैं तो इस केस में हमको वी हैव टू सप्लाई सम एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही खुद ब खुद वो बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ये बात को अगर हम ध्यान में रखें कि अगर कोई एक कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं लेकिन इनसाइड द कंडक्टर। ऐसा नहीं है कि हम कंडक्टर से उससे बाहर निकाल सकते हैं और फिर उसमें जब जरूरत पड़ा तो अंदर डाल देंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर अगर हमको उसको निकालना होगा मूव कंडक्टर से, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा यानी कि वो जरूर किसी न किसी एनर्जी से बंधा होगा, तभी हमको एनर्जी देना पड़ रहा था कि वो टूट के बाहर निकले। तो वही जो एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका बाइंडिंग एनर्जी हम उसी चीज को बोलते हैं। तो ये जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो से अगर हम लोग देख रहे हैं कि है इस एनर्जी जो सप्लाई हम कर रहे हैं, वी हैव टू सप्लाई सम एनर्जी हम बोल रहे हैं, तो जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हम उसमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं कि जो बाइंडिंग एनर्जी होगा, यानी कि जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन से जुड़ा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का उस कंडक्शन से जो मोह माया है, उस चीज को तोड़ने के लिए हमको ये एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई भी पर्सन होता है, घर से उसका मोह लगाव ज्यादा होता है, वो छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाना चाहता है। ठीक है, लेकिन उसको बाहरी कुछ फोर्स दिखता है तो भाग भी जाता है। ठीक है, काम ही करने गया या पढ़ने के लिए गया, कहीं भी गया, तो कुछ एक्स्ट्रा फोर्स उसको दिखा, ठीक है, तो भागता है। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी जो होगा कंडक्टर से अटैच्ड है, तो जो अटैच्ड एनर्जी है उसी चीज को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ रहा है उसी को हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि दिस एनर्जी बाय electron is attracted ions of conductor is called binding energy। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर फ्री बोलो, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को ये चीज एनर्जी हमको प्रोवाइड करना पड़ रहा है, और इसी एनर्जी का, यानी कि इसी एनर्जी का जो मिनिमम एनर्जी होता है रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन is called work function। ठीक है, किसी भी मटेरियल है तो उसका वर्क फंक्शन इसी जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसी चीज को बोलते हैं, और वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक एनर्जी है, तो इसका यूनिट जो होगा वो जूल होगा, या फिर यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जूल जो होता है वो बहुत छोटा क्वांटिटी हो जाता है, 10⁻⁻34 के ऑर्डर, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग यूज करते हैं।
तो जो मिनिमम एनर्जी हम किसी भी मेटल सरफेस को या कंडक्टर को दे रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो एनर्जी जो है उस चीज को हम लोग बोल रहे हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, अगर हम ये इतना एनर्जी किसी मटेरियल को दे देते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं, उसका जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ सकते हैं, यानी कि जो उसका मोह माया है उस मटेरियल से उसको हम छुड़ा दिए, तब वो घर छोड़ के भाग सकता है। तो वो मिनिमम एनर्जी हमको कितना देना पड़ेगा, इस वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल हम कहते हैं। किसी भी मटेरियल के लिए अलग अलग मटेरियल है तो उसका अलग अलग ये प्रॉपर्टी होगा, यानी कि जो वर्क फंक्शन होगा और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, यानी कि कैसा मटेरियल है उस चीज पे ये डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं वर्क फंक्शन होगा डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मेटल बोलो या फिर मटेरियल। ठीक है, कैसा मटेरियल है उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन होगा फ्री है, कहने का मतलब ये है कि वो कंडक्टर के अंदर या मेटल के अंदर फ्री है मूव करने के लिए, ना कि हम कंडक्टर से उसको बाहर मूव करा सकते हैं। मूव कराने के लिए हमको एक मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा, जो एनर्जी को हम लोग बोलेंगे वर्क फंक्शन। ठीक है, यानी कि उसका बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ना पड़ेगा, वो मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कर सकते हैं। यानी कि हम कितना मिनिमम एनर्जी दें या फिर मिनिमम एनर्जी उसको कितना रिक्वायर्ड है, दोनों को अलग करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को उसके कंडक्शन मटेरियल से अलग करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को बोल रहे हैं मिनिमम एनर्जी। और ज्यादा दें तो चलेगा भी, अगर मान 5 रुपया में कोई बच्चा खुश हो जाता है, 10 रुपया दोगे तो और ज्यादा खुश रहेगा। ठीक है, तो वही बात हुआ ये चीज। इसके बाद हम लोग देखते हैं एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है कैसे कैसे निकल सकता है। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्टर्स। ठीक है, अगर कंडक्टर है मेटल है उससे हम कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल है तो अलग अलग प्रोसेसेस हम लोग देखते हैं इस चीज को निकालने के लिए। तो एक एक करके देखेंगे कि हम कैसे कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला देख रहे हैं थर्मोनिक इमिशन। ठीक है, फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन क्या है, तो जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं थर्मोनिक का, तो थर्मोनिक जो होता है हीट से रिलेटेड दिख रहा है कि हीट होगा तो उसी को थर्मल बोलते हैं। तो यहाँ भी हीट से ही रिलेटेड टर्म हमको थर्मोनिक दिख रहा है। तो क्या होगा, तो उसी चीज के बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक मतलब ड्यू टू हीट कर देते हैं, एमिशन टू हीट। ठीक है, अगर हीट के कारण जो एमिशन हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं थर्मोनिक एमिशन। जैसे अगर हमारे पास कोई एक मेटल है, ये हम दिखा रहे हैं हीट करने के लिए, आग पे ऐसे हीट करने से नहीं होता है लेकिन हम दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, अब इसका वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगा तो हो सकता है वाइब्रेशन की वजह से ये ऊपर छलांग लगा जाए। ठीक है, कैसे, तो इसका जो एग्जाम्पल है हम बताने का कोशिश कर रहे हैं कि देखे होगे कि जब हम ठंडा पानी हो गया या स्प्राइट, ये सब चीजें में हम लोग को ज्यादा दिखता है, अगर हम ठंडा स्प्राइट लें और ग्लास में उझाड़ लें तो जो ड्रॉप होता है लिक्विड का ऊपर छलांग लगाता हुआ दिखता है। ग्लास के टॉप सरफेस पे अगर तो छलांग लगाते हुए दिखते हैं,
यानी कि इवोपरेशन वैसे ही होता है। तो वैसे ही क्यों मॉलिक्यूल जो है अपना वाटर मॉलिक्यूल या फिर कोई भी लिक्विड है वो छोड़ के बाहर जा रहा है। तो ठंडा था, उसका टेम्परेचर कम था, जैसे ही हमने उसको रूम टेम्परेचर पे लाया उसका जो बॉन्डिंग था टूट गया और वो बाहर उछलने लगा। वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन जो होगा वाइब्रेट करेगा, हिट करेंगे तो वाइब्रेशनल एनर्जी आएगा और ये निकल के इधर बाहर आ सकता है। तो ड्यू टू हीट जो एमिशन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोनिक एमिशन। फिर है सेकेंड फील्ड एमिशन। ठीक है, फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर जो एमिशन होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग फील्ड एमिशन। इसमें क्या होता है कि लेते हैं कि एक हमारे पास ऐसा मेटल सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सरफेस पे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ 3D में बना था। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स है। हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग करते गए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इंक्रीज करते जाएंगे तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इस पे इधर की तरफ फोर्स जो है ये भी बढ़ता जाएगा। अगर ये फोर्स जो है इस बाइंडिंग एनर्जीज को ओवरकम कर जाएगा, यानी कि जो इसका अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ओवरकम कर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इस तरीके का जो एमिशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एमिशन है उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड एमिशन। थर्ड सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, थर्ड जो है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ही टकरा के दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालता है। एक्सरे में अगर देखेंगे तो एक्सरे में इसी के तरीके से एक्सरे का फॉर्मेशन होता है। जो एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सेकेंडरी एमिशन से ही बनता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास एक मेटल सरफेस है, इस पे हम ऐसा इलेक्ट्रॉन गन से मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन को इस पे फेंके, तो यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है निकल के बाहर आ गया। ये जो इलेक्ट्रॉन था वो तो इधर गया ही, यानी कि ये प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ही। और ये जो था हमारा एमिटेड इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम दूसरे इलेक्ट्रॉन पे मार के दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी हम मेटल से अगर निकाल ले रहे हैं वैसा फोर्स देकर, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। यानी कि ये वही केस हो गया कि अगर हम आम के बगीचे में गए हैं, पत्थर नहीं है, तो एक काम था मेरे पास, उसी से दूसरे आम तोड़ रहे हैं, तो इस केस को हम लोग बोल रहे हैं सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एमिशन। फोर्थ जिसके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तो ये क्या होता है, तो इसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमारा मेटल था, इस पे अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इंसिडेंट रे आया, ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे इतने एरिया में पड़ा होगा। ठीक है, जितना भी एरिया में पड़ा, हम इतना एरिया ले रहे हैं। तो इसमें से जो आ रहा है फोटोन, ठीक है, इसमें जो फोटोन है अपने साथ एच न्यू एनर्जी लेके जा रहा है। यहाँ पे पड़ा इलेक्ट्रॉन से वो टकराएगा और वो टकरा के इस इलेक्ट्रॉन को ऐसा बाहर की तरफ फेंक देगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आता है इसको बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, अगर ये फोटोन का एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा रहा, यानी कि अगर ये ग्रेटर देन 5 है, यानी कि उसका एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को लात मार के बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो
इस तरीके का इमिशन यानी कि फोटॉन्स के इंसिडेंट्स यानी कि लाइट है, लाइट हम मान रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो फोटोन अगर पड़ा, फोटोन का जो रेज इस पे पड़ा, तो उसके कारण अगर फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज्यादा है तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, और जो बाहर निकाल दिया तो इस जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, ये कब होगा? जब फोटोन का एनर्जी जो होगा वो हायर होगा, यानी कि फोटोन एनर्जी इज ग्रेटर देन, अगर वर्क फंक्शन होगा तभी ये चीज पॉसिबल है। तो इसी से अब शुरू करते हैं अब अपना टॉपिक पीईई। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे? तो इट इज द फेनोमेना ऑफ photoelectric emission when incident light या फिर बोल सकते हो beam of light having photon energy greater than work function incident on metal। जो अभी बोले उसी चीज को लिख रहे हैं फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि हम मान लेते हैं कि आम तोड़ने गए, हाथ में पत्थर लिए है, पत्थर से हम मारे आम को, तो आम के जो डंडी होता है उसमें कुछ एनर्जी होगा, उसका बाइंडिंग एनर्जी होगा, अगर हम उससे ज्यादा एनर्जी से उसको मारे हैं तभी वो टूट के गिरेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। तो वही केस यहाँ है कि हम फोटोन से मार रहे हैं, यानी कि लाइट हम किसी मेटल सरफेस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, यानी कि फोटोन्स हम उस सरफेस पे गिरा रहे हैं। उस सरफेस पे जैसे जैसे फोटोन्स गिरा, तो अगर उस फोटोन का एनर्जी जो है ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होगा तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन से टूट के बाहर निकल जाएगा। टूट के बाहर निकला तो हम बोलेंगे कि ये जो फिनोमेना है इस चीज को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड है यहाँ पे, यानी कि इस चीज का बोल रहे हैं कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं पी का तो मेटल फोटॉन्स इंसिडेंट करने के बाद, ठीक है, फोटॉन्स को अगर हम इंसिडेंट करें तो अगर फोटॉन्स का एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, और बाहर निकालने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। बाकी का कहानी हम लोग आगे देखें। ठीक है, तो ये चीज है इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन। अब इसमें हो क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, तो उन सब चीज को एक एक करके डिस्कस करें। तो अभी तक हम लोग फिलहाल सिर्फ इतना देखे हैं कि अगर हम किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसमें से एक प्रोसेस था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसी प्रोसेस के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में जानना है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट होगा, कैसा होगा, क्या नहीं होगा। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं।
सेटअप। ठीक है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आखिर कैसा क्या होगा कैसे नहीं होगा उस चीज के बारे में जानने के लिए। उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब एक एक करके देखेंगे। तो इसमें सेटअप में ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके का सेटअप होता है। इसमें ये जो सेटअप है ऐसा है, करंट माइक्रोस्कोप ये पोटेंशियल वी हो गया, ऐसा है। तो अगर ऐसा कनेक्टेड है, ये हम बोल रहे हैं कि स्विच की 1 है, ऐसा 1, इसको ए, इसको 2, इसको बी। ठीक है, फिलहाल फर्स्ट केस में हम इसी को कनेक्ट करे हैं, तो इसलिए पहला केस में कोई दिक्कत नहीं है हमको समझने के लिए। ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। वैसे ही ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, नीचे वाला सिस्टम को फिलहाल ये जो हमारा वेलोसिटी है इसको वेरिएबल करने के लिए इतना है। इन सब चीजों को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, ये सिमिलर है इसके कि वेरिएबल हमारा पोटेंशियल है। ठीक है, तो खैर हम फिलहाल इतना पे आ रहे हैं कि हमारा पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। इसको हम लोग बोलते हैं एमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टर। ये जो है विंडो है, ठीक है, विंडो है। ये ग्लास यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसलिए है ताकि यहाँ से जो है ठीक है, यहाँ से जो है रेज जो आए इस पे आए। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट है, यानी कि फोटॉन्स हम कह सकते हैं। ठीक है, लाइट जो है इस पे इंसिडेंट कर रहा है। अब ये जो एमीटर है इस पे से इंसिडेंट करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ से ये इधर की तरफ इजेक्ट हो रहा है, तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये जो है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट करके रखे हैं तो ध्यान से देखो, तो इस रीजन में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। पॉजिटिव प्लेट है, इधर नेगेटिव प्लेट है, तो इस रीजन में इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होगा। ठीक है, अगर हम इसको पोटेंशियल को यानी कि स्विच को ओपन रखते तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता, लेकिन अगर अभी हम बैटरी से कनेक्ट कर रखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लग रहा होगा। यानी कि हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इस पे जो है फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो इस पे पीछे की तरफ फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट। अगर हम वही चीज है इसका अगर हम माइनस प्लस को उधर दें, ठीक है, यहाँ पे हम स्विच इसलिए दिए हैं कि अगर इधर हम माइनस कर दे और इसको इधर से कनेक्ट कर दे,
यानी कि इधर के साइड में अगर हम पॉजिटिव कर दें और इस डायरेक्शन को हम निगेटिव कर दें, तो पहले हम डिराइविंग वाला कर रहे हैं इसलिए हम इसको ऐसे चेंज कर रहे हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में आ जाएगा और इस पे जो फोर्स आएगा पीछे इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, दोनों केसेस देखना है हमको, बैटरी का डायरेक्शन चेंज करना है, इसीलिए हम दो दो स्विच लगाए हैं। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करना होता तो सिंपली वेरिएबल लगा के छोड़ देते। तो फिलहाल हम क्या इफेक्ट है उस चीज को देख रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, अंदर जो होता है वैक्यूम होता है और ऐसा कुछ होता है। यानी कि यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो। इंसिडेंट लाइट इस एमीटर पे गिरा। एमीटर जो होता है हमारा मेटल का बना होता है, तो उससे मेटल से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हुआ, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट हुए, निकले। वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, इस पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन जब वहां से निकला होगा तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हम बाद में देखेंगे। फिलहाल इस सेटअप में हम ये देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे जो आया, इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन जो है इधर कलेक्टर की तरफ आया। तो ये कलेक्टर की तरफ अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन अंदर में मूव किया तो हमको दिख रहा है कि एक करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुआ, जिसको हम लोग बोलेंगे फोटो करंट। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल रहे हैं इसको, ये फोटो करंट है, ये जो है फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो करंट बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं फोटो करंट। तो इसको कभी कभी आईपीएच बोल दिया जाता है या आईपी बोल दिया जाता है कंपेयर करने के लिए। तो इसको हम बोल रहे हैं आईपी फोटो करंट, यानी कि इस फोटो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो करंट बन रहा है, जो करंट बह रहा है, उस करंट को हम बोल रहे हैं फोटो करंट। ठीक है, तो ये चीज हमारा सेटअप है। इसी चीज को एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इसका अगर हम बैटरी जीरो कर दे पोटेंशियल तब क्या होगा, पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल को रिवर्स करके बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो सारे केसेस हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो ये था हमारा सेटअप। सेटअप में ऐसा कुछ होता है और इसके बाद हम लोग देखते हैं एक एक करके ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये आइंस्टाइन का ऑब्जर्वेशन है, एक हम देखेंगे कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट्स देखेंगे। तो पहले हम देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास मेटल सीट है, इस पे ऐसे रेज पड़े तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर बाहर की तरफ निकला। तो इसके पास था एनर्जी एच न्यू, इसको निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी जो चाहिए वो चाहिए 5। अगर हम बोल रहे हैं कि एच न्यू जो है ग्रेटर देन 5 है तो बाकी का बचा हुआ एनर्जी कहाँ गया। ध्यान से सुनो कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि फॉर एमिटिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है तो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इक्वल टू 5 के बराबर, यानी वर्क फंक्शन के बराबर। यानी कि इस समय जो एनर्जी चाहिए एच न्यू, फोटोन एनर्जी अगर हम बोल रहे हैं जब इसके बराबर है तो इसके लिए बोला गया है इस चीज टी एच या फिर एच सी बाई लेमडा टी एच। ठीक है, यानी कि पहला जब हम लोग ने देखा तो फर्स्ट मिनिमम एनर्जी यानी वर्क फंक्शन के बराबर चाहिए, और उस समय जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन या फिर वेवलेंथ ऑफ फोटोन जितना रिक्वायर्ड है उसको बोला गया वी न्यू टी एच, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर लेमडा टी एच बोलेंगे तो यही चीज हो जाएगा वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि मिनिमम एनर्जी जो चाहिए
उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होगा उसको बोला गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है जिस मिनिमम एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। यानी कि वर्क फंक्शन को हम बोल सकते हैं कि h इंटू न्यू टी एच है, एच सी बाई लेमडा टी एच है। ठीक है, ये फर्स्ट। सेकेंड, अगर जो हमारा इंसिडेंट एनर्जी है ग्रेटर देन 5 हो गया तब क्या होगा। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 5 हो गया जो इंसिडेंट एनर्जी है तब क्या होगा। मिनिमम तो रिक्वायर्ड इतना है, लेकिन हम उससे ज्यादा दे रहे हैं। यानी कि अगर 50 जूल का रिक्वायरमेंट है, हम 100 जूल उस इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो बाकी का 50 इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो आइंस्टाइन ने यह कहे जो बाकी का 50 बचा होगा उसके काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आया तो रेस्ट में तो नहीं था, मूव कर रहा था। अगर वो मूव कर रहा है तो किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके पास कुछ एनर्जी है। तो एनर्जी कितना है, तो रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा केस है कि अगर इंसिडेंट फोटोन एनर्जी है, ये ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है, यानी है। इस केस में उन्होंने कहा कि रेस्ट ऑफ द एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी goes to काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। यानी कि हम बोल रहे काइनेटिक एनर्जी जो है वो एच न्यू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन के बराबर है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा उस इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। उसके बाद वो एक काइनेटिक एनर्जी घटे या बढ़े वो आगे वाले फोर्स के बारे पे डिपेंड करता है। लेकिन उस समय जब निकला कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उस समय पे ये हम बोलते हैं कि उसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा मैक्सिमम होगा। इसको लिख सकते हैं माइनस एच, और क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा टी एच। मैक्स, ठीक, ये सब चीज हम लोग लिख सकते हैं। ऑल्सो के मैक्स जो है वो जो है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं उसको भी पोटेंशियल से हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई इंटू वी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था मान लेते हैं, इसको भी पोटेंशियल लगा के हम इतना काइनेटिक एनर्जी दें, तो इस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के टर्म में ये भी हम लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा माइनस हाई लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग v के टर्म में भी लिख सकते हैं। आगे चल के देखेंगे तो इस v को v नॉट लिखते हैं और बोलते हैं कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में हम आगे बताएंगे। फिलहाल हम इक्वेशन आ रहा है इसलिए एक जगह पे लिख दे रहे हैं ये। ठीक है, तो अगर एनर्जी ज्यादा रहा वर्क फंक्शन से तो दो पार्ट में जा रहा है, एक एब्जॉर्ब होकर टूट रहा है, दूसरा उसके काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है। यानी कि इस अगर ये एनर्जी ग्रेटर है तो, अगर इक्वल है तो वर्क फंक्शन हमको दिख रहा है कि अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। अब सवाल उठता है, इसमें से दो एनर्जी है, एक तो एब्जॉर्ब हो गया जो कि वर्क फंक्शन में गया, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में गया। ठीक है, दो पार्ट है, तो हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम टू एच सी बाई लैम्डा इन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन देख रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमको क्या मिल रहा है, एच न्यू माइनस 5। ठीक है, न्यू क्या है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन। इस रिलेटेड
यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का बात हो रहा है तो हम इसको हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वी मैक्स का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको वी मैक्स अगर पता करने बोलेगा तो हमको कैलकुलेशन करवाना चाहेगा तो करवाया जा सकता है क्वेश्चन में, पर जो भी वी हमसे पता कराया जा सकता है। ये जो है मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो कैन बी फ्रॉम 0 to ठीक है, ये तो हम एक इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे थे। ठीक है, यानी कि फॉर ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर बात कर, ठीक है, अगर सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का बात कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट है, तो उसमें से हो सकता है कोई भी जैसे जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतना है, तो बाकी का जो काइनेटिक एनर्जी होगा 0 से मैक्सिमम के बीच में होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगा 0 से बी मैक्स के बीच में ही कुछ होगा। ये ऑब्जर्वेशंस थे। ठीक है, इसके बाद कितना हो गया, थर्ड ऑब्जर्वेशन जो था, ठीक है, एक बार में, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद अगर जो एनर्जी है वर्क फंक्शन से कम है तब तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर ज्यादा है तभी का बात कर रहे हैं ड्यूरिंग फोटो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ एच न्यू इज ग्रेटर देन पाई। इसी का केस है कि जब एच न्यू जो है ग्रेटर देन पाई है, टाइम पे 1 फोटोन, ठीक है, एक फोटोन जो है कितना भी ज्यादा हम एनर्जी दें, 1 फोटोन एट मोस्ट only ejects one, ठीक है, यानी कि एक फोटोन जो है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही रिलीज कर सकता है, एमिट कर सकता है। ठीक है, कि इसका मतलब ये हुआ, हम कह रहे हैं कि फोटोन जो है वो एनर्जी ऑफ पैकेट, तो एनर्जी ऑफ एक ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो उसके पास जो फोटोन के पास एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा। अगर उस फोटोन के पास एनर्जी कम है तो एब्जॉर्ब किया लेकिन खत्म हो गया, यानी को इजेक्ट नहीं कर पाया अगर वर्क फंक्शन से कम है तो इस चीज को हम बोल सकते हैं फोटोन जो है एनर्जी पैकेट है। and can be observed only observed by one electron। ठीक है, यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही उसको सर एब्जॉर्ब आवाज कर बहुत कट सकता रहा है। है। लो हेलो, अब ठीक है। ठीक है, तो हम फोटोन है उसको एनर्जी ऑफ पैकेट बोलते हैं। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन पे पढ़ रहे हैं, हम एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, पूरे लाइट का और पूरे मेटल सरफेस का बात नहीं कर रहे हैं, तो उस समय एक फोटोन जो है वो
अगर उसका एनर्जी ज्यादा रहा तो एक इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करेगा, वर्क फंक्शन से ज्यादा रहा तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर वर्क फंक्शन से कम रहा तो ऐसे होगा कि पार्शियली वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन तो आ गया एनर्जी, दूसरा फोटोन आया तो थोड़ा एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी हो गया, बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से कहना ये चाह रहे हैं कि एक फोटोन, ठीक है, एक फोटोन एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। ठीक है, यानी कि एक फोटोन इज ओनली मोस्ट इजेक्ट्स वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक फोटोन जो है मोस्टली एक ही इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि फुली नॉट पार्शियल एब्जॉर्प्शन का हम बात कर रहे हैं, यानी कि अगर वर्क फंक्शन से कम तब इलेक्ट्रॉन डज नॉट एब्जॉर्ब एनी एनर्जी। ठीक है, ऐसा भी लोग सोच सकते हैं कि अगर एक फोटोन है, उसका एनर्जी कम है, एक इलेक्ट्रॉन पे गया, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, मान लेते हैं वर्क फंक्शन है 100, फोटोन के पास एनर्जी है 50, एक फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को गया तो 50 एब्जॉर्ब कर लिया, फिर से दूसरा इलेक्ट्रॉन गया तो और 50 एब्जॉर्ब कर लिया, हो गया 100, पार कर जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो पूरा का पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, आधा अधूरा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो पूरा का पूरा, और अगर वो ज्यादा है वर्क फंक्शन से वो टूट के बाहर निकलेगा, नहीं तो एनर्जी वहां खत्म। ठीक है, वो किसी और चीज में चला जाएगा। यानी कि इस समय हम बोलते हैं ये जो फॉर्म में है आपका हीट, ठीक है, अलग एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाए या जिसमें भी कन्वर्ट। तो फिलहाल के लिए हम बोल रहे हैं कि वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। वो इलेक्ट्रॉन जो है अपने बाइंडिंग एनर्जी तोड़ने के पर्पज से एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन, यहाँ से हम तो कह सकते हैं कि अगर एफिशिएंसी बात करें, एफिशिएंसी का बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टोटल नंबर, यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। ठीक है, अगर हम एफिशिएंसी का बात कर रहे हैं तो हमने अगर 10 फोटोन को किसी सरफेस पे गिराया और 10 फोटोन बाहर आ गए तो एफिशिएंसी 100%। 5 फोटॉन्स को गिराया और 4 फोटॉन्स ही बाहर आए, 4 फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर आए तो एफिशिएंसी कम है, यानी कि कुछ जो फोटोन था उसका एनर्जी कम। ठीक है, चीज है, ऑप्शन भी दूसरा चीज देख रहे हैं। ठीक है, तो ये था मेन ऑब्जर्वेशन जो क्या बोलते आइंस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट के दौरान किया था। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे और भी कुछ ऑब्जर्वेशंस है कि अगर हम इस जो सेटअप है, सेटअप में करें, पोटेंशियल को बढ़ाएं, फोटॉन्स का एनर्जी बढ़ा दें, इंटेंसिटी को बढ़ा दें, तो इन सब चीज के बढ़ाने से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे, यानी कि एक्सपेरिमेंट के दौरान जो ऑब्जर्वेशंस किए गए, एक्सपेरिमेंट में वेरिएशन करके उसको हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये जो था ये कैलकुलेटिव जो एक्सपेरिमेंटल पूरा कैसे उन लोगों ने जो रिसर्च करा उसके बेसिस पे ये ऑब्जर्वेशन था। बाकी ऑब्जर्वेशन है वो हम लोग भी थोड़ा बहुत समझते हैं, इन सब चीज को माइंड में रखते हुए। तो इन सब चीजों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, पढ़ लेना क्या क्या होता है। ठीक है, एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि उसमें जो है
हिस्ट्री दे रखा है कि कब कहाँ कैसे लड़ाई हुआ था, कि कौन साइंटिस्ट ने क्या बोला, फिर उसके कौन से साइंटिस्ट क्या बोले, तो कहानी है उसको एक बार पढ़ लेना है और बाकी ये रिवीजन करके आना है। नेक्स्ट में इसी से आगे देखेंगे कि हम लोग इस इक्वेशन है, इसी चीज से सारा कहानी एक्सप्लेन हो जाएगा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वह फंक्शन दूसरा मटेरियल होगा उससे ज्यादा होगा तो क्या कैसे होगा, कैसे कैसे कर्व वेरी करेंगे, उन सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ये जो था बेसिक बेसिक ऑब्जर्वेशन थे जो आइंस्टाइन ने किए थे। इसी के बेसिस पे नेक्स्ट जो है हम लोग अपना जो ऊपर सेटअप है उस सेटअप में चेंज करके जो वेरिएशन आएगा उस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। इसको पढ़ना एक बार और जहाँ नहीं समझ में आए उसको पूछ लेना। और अभी जो मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है बहुत ही चैप्टर है, इजी इन द सेंस कि इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लिमिटेड वेरिएशन है। ठीक है, यानी कि जो चीज है वही है, बस रट्टा मारना है और जितने फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। साथ में न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स मस्ट होते हैं कि न्यूमेरिकल को यूज करना, सॉल्व करना, ये आसानी से होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को प्रैक्टिस करना है। तो आज तो फिलहाल ज्यादा कुछ किया नहीं है, नेक्स्ट क्लासेस का हम होमवर्क भी देते जाएंगे तो उसको सॉल्व करना है। ठीक है।